एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट. कपल्ड विथ मतलब अलोंग विथ इंटरेस्ट. क्या होता है इसमें? पहले द टू पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ना ही कोई प्रिंसिपल है, ना ही कोई एजेंट है. There is no relationship of agency between them, but one party is interested in another party for some reason. Okay, say for example, A ने B को कुछ पैसे दिए 5 लाख रुपए. A ने B को 5 लाख रुपए दिए. मतलब अब मुझे बताओ, will A be interested in B? A will be interested in B obviously because A को B से 5 लाख रुपए आने हैं. तो that is why A is interested in B. अब हो रहा क्या है, B is not able to repay this particular loan amount. तो B ऐसे कहता है कि हे मिस्टर A, तुम मेरे लिए एजेंट बन जाओ और मेरा जो घर है वो मेरे बिहाफ पे तुम बेच दो. जितना भी पैसा आता है सेल्स का पैसा अपने तुम 5 लाख रुपए ले लो और मेरा एजेंट बनने के लिए जितना कमीशन बनता है वो पैसे तुम ले लो और बाकी का सरप्लस जो बचता है तुम मुझे लौटा दो. अब जाके क्या एजेंसी बना है. बट पहले सिर्फ इंटरेस्ट था. इंटरेस्ट के बाद एजेंसी बना है. इसी एजेंसी को कहते हैं एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट. मेन पॉइंट जो है इसका वो ये है दैट एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट इज irrevocable in nature. It cannot be revoked in eyes of law. Irrevocable है, चाह कर भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकते. So this is all about the contract of agency. चलो कम्युनिकेशन पे चलते. कम्युनिकेशन के 5 चैप्टर्स फटाफट कर लेते हैं, आधा घंटा में हो जाएगा और नेक्स्ट 40 मिनट्स में हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कर लेते हैं. चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ. कम्युनिकेशन के एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक चार्ट में मैंने सब कुछ कवर किया है, उसी को मैं स्क्रीन पे रखती हूं. देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ कम्युनिकेशन वो कहता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. आज के ज़माने में क्यों कम्युनिकेशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. जिन लोगों को मेमोरी टेक्निक पता है प्लीज मेमोरी टेक्निक बोलिए. मल्टीपल ट्रेड यूनियन पब्लिक के साथ ह्यूमन रिलेशन रखेगा तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएगा. मल्टीपल इज फॉर मल्टीपल लोकेशन. ट्रेड यूनियन public relation, human relation, technological, and advancement is for advances in behavioral sciences. Next मुझे बताइए कि what is the process of communication. कितने elements होते हैं process में? 7 elements. कौन से है ये 7 elements बोलो? Sender, receiver, encoding, decoding, message, channel. Who is the person who initiates the communication process? मैसेज किसे भेज रहे हो? क्या एनकोडिंग और डिकोडिंग जरूरी है? जब मैं कहती हूँ मैंने अपने फैक्ट्स को, आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया है इनटू वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स, मैंने क्या किया है? एनकोडिंग. क्या इंटरप्रेट करना मतलब क्या होता है? डिकोडिंग. मुझे बताइए विच इज द एलिमेंट विच कनेक्ट्स द सेंडर विद द रिसीवर. क्या फीडबैक का होना जरूरी है? क्या फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है सेंडर के मैसेज को? अब देखो अगर आपको सवाल पूछा जाता है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, पहली बात तो आपको आंसर का जवाब जो है आंसर उसकी शुरुआत करनी विद एन इंट्रोडक्शन स्टेटिंग कि कम्युनिकेशन मतलब क्या. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. 1 या 2 सेंटेंसेस में पहले आपको वो बताना होगा. दूसरी चीज आपको ये सातों भी एलिमेंट्स पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हेडिंग देते हुए एक्सप्लेन करने होंगे. तीसरी चीज माय डियर फ्रेंड्स, जो डायग्राम है जो मेरी टेक्स्ट बुक्स के पेज नंबर 93 में है वो डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा एग्जामिनेशन में. क्योंकि अगर ये सवाल आता है माय डियर फ्रेंड्स कम से कम 6 to 7 मार्क्स का ये सवाल आएगा. और अगर आप चाहते हो आपको फुल मार्क्स मिले इतने सिस्टमैटिकली आपका आंसर जो है वो रिटन होना चाहिए. अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नेक्स्ट, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर दीज 2 फॉर्म्स बोलो? फॉर्मल एंड. कहा गया है कि जो फॉर्मल नहीं है वो इनफॉर्मल है. तो अब सवाल ये उठता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या?
जो इनफॉर्मल नहीं है? आज भी यही जवाब दोगे? पूरी रामायण होने के बाद राम और सीता का क्या संबंध है? दोनों भाई बहन हैं। सीरियसली, राधे राधे। कुछ भी वाहियात है यार तुम्हारी सोच। सीरियसली सुनो मेरी बात। फॉर्मल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, इट फ्लोज थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड चैनल्स, थ्रू द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, आप मुझे कहना ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। पब्लिशिंग एनुअल रिपोर्ट्स, गिविंग बर्थडे कार्ड्स, love letters, giving office orders, instructions, feedback, late night chats. Informal, कट्टे पे बैठे दोस्तों से बातें करना। फॉर्मल और इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। फॉर्मल के 4 डायरेक्शंस है। कौन से? अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल। वापस से अपवर्ड। अच्छा, मुझे बताओ, सेल्स मैनेजर टू सेल्स क्लर्क, सेल्स क्लर्क टू सेल्स मैनेजर, सेल्स क्लर्क टू प्रोडक्शन क्लर्क, एंड सेल्स क्लर्क टू लीगल डिपार्टमेंट मैनेजर, क्रॉस वाइज और डायगोनल। मुझे बताओ 4 ग्रेपवाइन चेन्स कौन से? सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर। वापस से सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप। अच्छा, A to B, B to C, C to D, single strand. A to everyone around him, gossip. A to others, others to still others. And I'm selecting the individuals. देखो, forms of communication 2 है, formal और informal. But फिर कहा गया है the network or the pathway through which informal communication flows is known as grapevine. The network or the pathway through which informal communication flows is known as grapevine. यही grapevine क्यों बनता है, उसके 3 factors है. Basically there are factors which lead to the grapevine phenomenon. कौन से है ये 3 factors? Feeling of uncertainty, very good. Lack of self-confidence and formation of favored groups. वापस से बोलो तो, feeling of uncertainty, lack of self-confidence and formation of favored groups. शायद से इसी के ऊपर क्या मई 2015 में सवाल पूछा था? What do you mean by grapevine and what are the factors which lead to the grapevine phenomenon? अब जहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया है और टाइप्स हो गया है, अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मुझे बताओ. फॉर्मल के 5 एडवांटेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, बोलो. इफेक्टिवनेस, वास्ट कवरेज, filtering is possible, satisfies the people in the managerial position, very good, and helps in maintaining records. 4 advantages grapevine के बोलिए. Very good, speedy transmission, feedback value, support to other channels and psychological satisfaction. Informal मतलब ये grapevine के 3 disadvantages बताइए. Less creditable, very good. Does not carry the complete information and spoils the image of the organization. Very good. ये types of grapevine May 2014 में पूछा था and factors leading to grapevine May 2015 में पूछा था. Next मुझे बताइए, मीडिया जो होता है कम्युनिकेशन का, मीडिया 2 तरीके का होता है. कौन सा? वर्बल एंड नॉन वर्ब. कहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है. वर्बल के भी 2 टाइप्स है, ओरल एंड रिटन. मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, आप बोलना ओरल है या रिटन है. गिविंग लेक्चर्स, SMS, ईमेल, टॉकिंग ऑन फोन, ईमेल्स, फैक्स. ओरल, फैक्स इज रिटन, हाँ या ना. और अच्छा, कुछ ना बोलते हुए भी, मतलब शब्दों को ना इस्तेमाल करते हुए भी क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो? इसे क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल, बॉडी लैंग्वेज, हाँ या ना. बहुत सारे टाइप्स हमने देखे नॉन वर्बल के. काइनेसिक्स मतलब ही बॉडी लैंग्वेज. और आर्टिफैक्चुअल कम्युनिकेशन, क्रोनोमिक्स, प्रॉक्सिमिसीज एंड हैप्टिक्स, हाँ या ना.
अच्छा, पेज 101 पे आ जाओ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बीच में. मेरी बुक का 101 पेज. दिख रहा है क्या आपको? क्या हुआ है यहाँ पे? ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में कहा गया है. मैं सिचुएशन दूंगी आपको. देखो, ये क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है. पहला तरीका जो है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखोगे. कभी कभार पूछा जा सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, तो आप लिखोगे पूरा का पूरा राइट हैंड साइड. कभी कभार सवाल पूछा जा सकता है व्हाई ओरल कम्युनिकेशन ओवर रिटन कम्युनिकेशन, तो आप एडवांटेजेस किसके लिखोगे? बोलो ना, ओरल. और डिसएडवांटेजेस किसके लिखोगे? रिटन कम्युनिकेशन. और कभी कभार सवाल पूछा जा सकता है कि अ रिटन वर्ड इज माइटियर देन अ स्पोकन वर्ड, तब आप मुझे बताओ एडवांटेजेस किसके होंगे? रिटन. और डिसएडवांटेजेस किसके होंगे? ओरल. अब मैं सिचुएशन दूंगी, आपको खुद मुझे बोलना है यहाँ पे कौन सा एप्ट रहेगा, ओरल या रिटन. मुझे बताओ. कन्विंस करना जरूरी है, इमीडिएट फीडबैक लेना जरूरी है, टाइम बहुत क्रूशल है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, मैसेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बार बार रीड करना जरूरी है, बहुत सारे लोगों के थ्रू पास होना है वो मैसेज. रिटन. ओरल अगर रहेगा तो मैन्युपुलेट हो जाएगा मैसेज. उसके बाद मुझे बताओ, टाइम इतना इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट नहीं है. कहाँ पे टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है? रिटन कम्युनिकेशन. मुझे बताइए, इमोशंस देखना जरूरी है. रेसिपिएंट कैन नॉट रीड व्हाट यू हैव रिटन. तो समझ में आ गया कब ओरल और कब रिटन. यस. देखो, अब आते हैं टू द नॉन वर्बल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. पहला है काइनेसिक्स, दैट इज बॉडी लैंग्वेज. नेक्स्ट है प्रोक्सिमिसीज. अच्छा ठीक है, पैरा लैंग्वेज पहले देख लेते हैं. पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज मतलब वर्बल क्लूज से जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं पैरा लैंग्वेज. 6 वोकल क्लूज होती है. कौन सी 6 वोकल क्लूज बोलो? पिच वेरिएशन, वॉल्यूम वेरिएशन, पॉजेज, स्पीकिंग स्पीड एंड नॉन फ्लुएंसीज एंड वर्ड स्ट्रेस. अच्छा मुझे बताओ, कम्युनिकेशन थ्रू अपीयरेंस इज नोन एज आर्टिफैक्चुअल कम्युनिकेशन. हाँ या ना? कम्युनिकेशन थ्रू स्पेस इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी. 4 सर्कल्स होते हैं. कौन से बोलो? इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, पब्लिक. वापस से. इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, पब्लिक. वन मोर टाइम, लास्ट टाइम. इंटीमेट 0 to 18, 18 to 4, 4 to 12, anything beyond 12. Communication through time is known as chronomics. And lastly, communication through touch is known as haptics. अच्छा, क्या साइलेंस भी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है? मतलब कुछ ना कहते हुए भी क्या हम बहुत कुछ कह सकते हैं? हाँ. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. आप लोग खुद मुझे बोलोगे, इसमें मैं कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाली हूँ. one स्टूडेंट टेल मी one बैरियर. नॉइज, लैक ऑफ प्लानिंग, कल्चरल बैरियर्स, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, रॉन्ग assumption, इमोशंस, okay, bad expressions, socio-psychological barriers. एक काम करता हूं, मैं ही रिवाइज कराती हूँ, रहने दो, आ जाइए, कोई बात नहीं. डोंट डिस्टर्ब माई कॉन्सेंट्रेशन. बस आ जाओ. अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? मैं खुद रिवाइज करा रही हूँ, आप लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. लेट इट बी टू मी ओनली. नॉइज means any physical interference that prevents you from hearing sound properly. Noise sender के साइड से भी हो सकता है और रिसीवर के साइड से भी हो सकता है. अब noise के और 3 contributors भी हो सकते हैं. पहला है poor timing, inappropriate channel और the network breakdown.
फिर नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्लानिंग. सिमेंटिक बैरियर्स, शब्द एक है बट मतलब अनेक है. मतलब बेसिकली सिमेंटिक्स मीन्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स. समटाइम्स वर्ड्स आर बीन यूज्ड कीपिंग a particular meaning in mind, but they are being interpreted with a particular different meaning, जिसकी वजह से encoding और decoding में gap हो जाती है. अगर encoding और decoding में gap हो जाती है तो क्या यहाँ पे breakdown in communication हो जाएगा? Yes. इसी को कहते हैं semantic barriers. Cultural barriers, आप लोग जानते हो we live in a world which is culturally diverse. World क्या, इंडिया को ही देख लो. इंडिया में ही there are so many different cultures, and what happens is certain signs, certain symbols in different cultures, they mean different things. जिसकी वजह से कोई particular sign को इस्तेमाल किया जाता है कोई एक मतलब रखते हुए, but समझा जाता है कोई दूसरा मतलब रखते हुए. मैंने कुछ नहीं कहा है. There is wrong assumptions. हाँ बेटा, और कुछ? सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसके 3 पार्ट्स है. पहला है एटीट्यूड एंड ओपिनियन, फ्रेम ऑफ माइंड एंड स्टेटस कॉन्शियसनेस. इमोशंस, जहाँ पे एक साइड पे हम जानते हैं कि इमोशंस का होना ज़रूरी है, दूसरी साइड पे हम जानते हैं ये भी कि इमोशंस के वजह से कभी कभार हमारे कम्युनिकेशन में भी बैरियर जो है वो हो सकता है. नेक्स्ट, सिलेक्टिव परसेप्शन. परसेप्शन मतलब आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का. अब every person has a different perception for different things, जिसकी वजह से आपका इंटरप्रिटेशन जो है आपके माइंड के हिसाब से चेंज हो सकता है. फिल्टरिंग. फिल्टरिंग में क्या होता है? रिसीवर मैसेज को उसी तरह से फिल्टर करता है और मैनिपुलेट करता है जिस तरह से वो चाहता है और उसी तरह से आगे पास ऑन करता है. तो मैसेजेस तो आए थे 10 बट फॉरवर्ड हुए थे सिर्फ 4. तो पहुंचने चाहिए थे 10 मैसेजेस बट पहुंचे हैं सिर्फ 4. तो क्या ब्रेक डाउन हो गया? इंफॉर्मेशन ओवरलोड. ये आंटी जी को देख लीजिए. पुअर रिटेंशन, आपकी जो छोड़ो, पुअर रिटेंशन एंड पुअर लिसनिंग, टू ग्रेटेस्ट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. ऑफेंसिव स्टाइल मतलब बहुत रूड हो, बहुत रूड हो बोलने में. इनफैक्ट ऑफेंसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैरियर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता, यहाँ पे टोटल फेलियर इन कम्युनिकेशन ही हो जाता है. इनसफिशिएंट पीरियड फॉर एडजस्टमेंट एंड लास्टली लॉस बाय ट्रांसमिशन. सुनो मेरी बात, एग्जामिनेशन में कभी सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा 20 में से 10 मार्क्स ऑफ कम्युनिकेशन तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जाएंगे. दैट द इंस्टीट्यूट कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि इट ऑल्सो हैज़ टू चेक योर नॉलेज फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स. तो इंस्टीट्यूट हाँ ज़रूर ऐसा सवाल पूछ सकता है कि स्टेट एनी 5 बैरियर्स, या तो ये सारे बैरियर्स में से वो पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉइज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिमेंटिक बैरियर्स. 2 या 3 मार्क के लिए सवाल. कभी कभार एक एग्जामिनेशन बहुत सही तरह से एग्जामिनर ने ड्राफ्ट किया था ये सवाल, मतलब गोल्ड मेडल शुड बी गिवन टू द एग्जामिनर. सवाल था कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैपन बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन. गिव एनी 5 रीजंस. तो मतलब आपको ये क्लिक होना चाहिए, ये सवाल जो है वो पूछ रहा है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन से. तो जो भी 5 बैरियर्स आपको याद आते हैं, देखो 17 बैरियर्स आई हैव गिवन इन माय बुक. आप लोग तो स्मार्ट हो, अब क्या एटलीस्ट 5 बैरियर्स यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन नोट इट डाउन इन द एग्जामिनेशन. सिर्फ हेडिंग्स नहीं दे रहे हैं, हेडिंग्स के साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी सही होना है. नहीं तो बहुत बार जैसे कि एग्जामिनर पूछ लेता है कल्चरल बैरियर्स, कुछ भी लिख के आ जाते हैं स्टूडेंट्स. मतलब एग्जामिनर को ये नहीं समझ में आता कि वो हंसे या वो रोए, और फिर आप कहते हो मैम हेडिंग तो सब सही था, सब बराबर से लिखा. देखो सिर्फ वो मतलब नहीं लिखना है जो आपको समझा है, वो मतलब लिखना है जो सच में एग्जामिनर चाहता है. कुछ भी लिख के आ जाते हैं कल्चरल बैरियर्स. डू नॉट राइट एनीथिंग दैट यू विश टू. देखो कल मैंने ज़रूर कहा था प्रीवियस सेशन में कि आप आपकी खुद की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो, बट सिर्फ ये बात पे आप स्टिक मत रहना. मैंने उसके साथ साथ आगे ये भी कहा था कि मीनिंग जो एग्जामिनर ने लिखा है अपने मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट ने लिखा है अपने मॉड्यूल पे, वही मीनिंग जो है वो आपके आंसर पेपर में भी झलकना चाहिए. नहीं तो बस हाँ बोलोगे मैम आपने तो बोला था देखो उस दिन
रिकॉर्डिंग भी है, आके मेरे पास ही बोलोगे देखो आपने बोला था कि आपने ओन शब्द यूज कर सकते, यूज योर ओन वर्ड्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू कीप द मीनिंग यू नो सेम, इंटैक्ट होना चाहिए मीनिंग, जैसा लिखा है और जैसा आप लिख रहे हो। अब देखो ड्राफ्टिंग तो मैं आज नहीं करना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन के आगे मैंने मतलब ये चैप्टर के आगे मैंने 2 चीज़ों का ड्राफ्टिंग करवाया है। एक तो है लेटर का, ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, यू ओनली हैव फॉर्मल लेटर राइटिंग इन योर सिलेबस, सो प्लीज बी ब्रीफ। अगर लेटर पूछा जाता है इमोशंस में मत बहो, जितना पूछा है उतना ही लिखना है, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, पेजेस और पेजेस भरने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और प्लस मैंने और एक चीज कवर अप की है इसी चैप्टर में, वो है प्रेस रिलीज, पेज 119 पे, वो भी प्लीज पढ़ के जाना। मैं ड्राफ्टिंग का कुछ भी पार्ट आज नहीं करवा रही, तो चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 1 का जो ड्राफ्टिंग आई कैन नॉट डू इट टुडे, आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द थ्योरी पार्ट। ये प्रेस रिलीज, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही होगे, पेज 3 नहीं, आई गेस ये कैटेगरीज जो है ना, देखो मेरी बुक में पेज 120 पे कैटेगरीज ऑफ प्रेस रिलीज, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे शॉर्ट नोट आया था मई 2015 के पेपर में 4 मार्क के लिए। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, सुन लो, चैप्टर नंबर 1 ऑफ कम्युनिकेशन मेरी बुक के हिसाब से उसका वेटेज जो है इट इज 4, मिनिमम 4 एंड इट कैन गो अप टू 8 मार्क्स। पिछला बस 20 मार्क्स के कम्युनिकेशन में 8 मार्क्स बस हो गया, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। सुनो 20 मार्क्स के कम्युनिकेशन के सिलेबस में 4 to 8 मार्क्स इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। पिछले अटेम्प्ट में चैप्टर 1 वाज फॉर 8 मार्क्स। एक तो 4 मार्क का क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेपवाइन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच लीड टू द ग्रेपवाइन फिनोमेनन। और दूसरा 4 मार्क का जो सवाल था वो है ये कैटेगरीज ऑफ प्रेस रिलीज, वो भी चारों भी टाइप्स नहीं पूछे, सिर्फ ए और बी टाइप जो है वो पूछा था बस। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एट होम। आ जाइए अब चैप्टर नंबर 2 पे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है। अभी नो इतने जल्दी तो मैं ब्रेक देने भी नहीं वाली हूँ, कोई चांस नहीं, 1 ही घंटा हुआ है, एटलीस्ट 1.5 घंटा लूंगी और फिर उसके बाद अगर लगे तो मैं ब्रेक दूंगी, नहीं तो नहीं। और 1 घंटा लगेगा मुझे, बस 2 घंटे का सेशन। सुनो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कौन से है ये 4 प्रिंसिपल्स? बोलो प्रिंसिपल्स, बोलिए। I C C, I C C, I for inescapable, I for irreversible, C for complex, C for contextual. There are 4 functions of interpersonal communication. Which are these 4 functions? बोलो, gaining information, building understanding, establishing identity and the 3 interpersonal needs. हर कोई इंसान की एक ही जरूरत होती है, कौन? सिया। C for control, बोलो। I for inclusion, A for affection. मुझे बताओ, listening और hearing क्या सेम होता है? Is there a thin line of difference between listening and hearing? You hear through your ears, but you listen through your mind. इसी एक्टिव लिसनिंग के 5 पॉइंट्स है जिसके वजह से ये लिसनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। कौन से है ये 5 पॉइंट्स? बोलो। नो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। कौन सा? कैरी आउट इट्स मिशन। देखो, 2 इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक है स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब वेल एंड एडवांस इन करियर। बोलो तो वापस से, जॉब वेल एंड एडवांस इन करियर। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग आउट इट्स मिशन एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट है स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। अब दूसरा क्वेश्चन जो है एक्टिव लिसनिंग पे वो है गाइडलाइंस, कि अगर आप चाहते हो कि आप एक्टिव लिसनर बनो,
प्लीज मैम गिव अस सर्टेन गाइडलाइंस, हाउ कैन वी बिकम एन एक्टिव लिसनर. तो मुझे बताओ मेमोरी टेक्निक. लड़के की आंखें और बॉडी देखकर लड़की को उसमें इंटरेस्ट आ गया, इसीलिए उसने अपने फीलिंग्स को रीस्टेट करते हुए आखिर उससे वो सवाल. आंखें इज फॉर आई कॉन्टैक्ट, बॉडी इज फॉर बॉडी लाइन, इंटरेस्ट इज फॉर मेंटेन, फीलिंग्स इज फॉर ओन फीलिंग्स, रीस्टेट इज फॉर, और सवाल पूछना इज फॉर आस्क क्वेश्चंस. इसके ऊपर 2 एग्जामिनेशन में डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, मई 2012 और मई 2014. डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क. व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर एक्टिव लिसनिंग. तो मेमोरी टेक्निक आती है, 4 मार्क्स इनटू योर पॉकेट. नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग. ये भी एक तो 2 क्वेश्चन है उसके ऊपर, दोनों भी क्वेश्चन में प्लीज बी वेरी केयरफुल, डू नॉट गेट मिक्स्ड बिटवीन द 2 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन है स्किल्स और दूसरा क्वेश्चन है क्वालिटीज. अगर सवाल पूछा है स्किल्स, स्किल्स स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, इसके कितने पॉइंट्स है? कुछ 12 या 13 पॉइंट्स है, 11 या 12 कुछ तो है, 11 पॉइंट्स है. स्किल्स 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 की मेमोरी टेक्निक क्या है बोलो. आरपी सिंह ने एसीसी सीमेंट का सिप पीकर अपने आप को ऑब्जर्व और इवैल्यूएट किया. आर इज फॉर रैशनलाइज, पी इज फॉर प्रायोरिटाइज, सिंह इज फॉर समराइज, ACC first 3 points, analyze cause and effect, classify and sequence, compare and SIP का S is for synthesize, I is for infer, P is for predict, observe for observe, evaluate for evaluate. और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है क्वालिटीज. क्वालिटीज क्वालिटीज ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर. कभी कभार सवाल सुनो सुनो सुनो, कभी कभार सवाल ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ प्रोफाइल ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर. प्रोफाइल या क्वालिटीज पूछा, उसका जवाब क्या होगा? मेमोरी टेक्निक बोलो. ओपन द वेल, see the context, do the experiment, draw the open is for open minded, well is for well informed, context is for context, experiment is for experiment, and conclusion is for reserved in making conclusion. And the last is emotional intelligence. इसी के ऊपर मई 2015 में 4 मार्क का सवाल जो है वो पूछा गया था. देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द it refers to the capacity to recognize your own feelings, manage your own feelings, recognizing the feelings of others and managing the feelings of others. वापस से बोलो तो. It refers to the capacity to 1, recognize your own feelings, 2, manage your own feelings, 3, recognizing the feelings of, and 4, manage the feelings of others. देखो, फर्स्ट पॉइंट को कभी कभार सेल्फ अवेयरनेस भी कहते हैं, सेकेंड पॉइंट को सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट को सोशल अवेयरनेस और फोर्थ पॉइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट. फर्स्ट 2 पॉइंट आर पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, है ना, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद सेल्फ. And third and fourth point are sometimes known as social competencies because they are related to others. मुझे बताओ, इमोशनल इंटेलिजेंस किससे मेजर होता है? EQ, हाँ, इमोशनल क्वोशंट. Whereas academic performance is measured by IQ. क्या EQ और IQ सेम है? EQ के साथ साथ क्या IQ का होना भी जरूरी है? तो ये सब्स्टिट्यूट्स है या कॉम्प्लीमेंट्री है? They are complementary to each other. So we are done with chapter number 2. Next, chapter number 3 of communication. Page number 130 of my textbooks. Group dynamics. Group means a collection of people. इसी ग्रुप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रुप? बोलो. ग्रुप गोल एंड ग्रुप पैटर्न कैन क्रिएट स्ट्रक्चर्ड नॉर्म क्लाइमेट. वापस से बोलो. ग्रुप गोल एंड ग्रुप पैटर्न कैन क्रिएट स्ट्रक्चर्ड नॉर्म क्लाइमेट. ग्रुप गोल फॉर ग्रुप, ग्रुप पैटर्न फॉर ग्रुप पैटर्न, स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चर, नॉर्म फॉर नॉर्म, क्लाइमेट फॉर क्लाइमेट.
उसी से सिमिलर एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप पर्सनैलिटी? ग्रुप पर्सनैलिटी, ग्रुप पर्सनैलिटी. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन कौन सा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप. अब जो कर रहे हैं वो कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप पर्सनैलिटी. बोलो मुझे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं कम्युनिकेशन में. What are the characteristics of a group personality? Bolo. Group power, always spirit of resistance to change. Group power always respects spirit of resistance to change. Group is for group prejudice. Power is for collective power. Respect is for respect for group values. Spirit is for spirit of conformity, and resistance to change is for resistance to अच्छा, groups के कितने types होते हैं बोलिए? Very good. There are 4 types of groups. पहला, self-directed, quality circles, committees and task force. वापस से बोलिए तो एक आवाज में बोलो. Self-directed, quality circles, committees and task force. Committees के 3 types होते हैं. कौन से 3 types? Standing, advisory and ad hoc. कौन सा है वो ग्रुप which is autonomous in nature? Self-directed teams. उसके बाद मुझे बताओ कौन से ग्रुप में people voluntarily meet up for an hour or 2 every week in order to improve the quality of the product of the company? Quality circle. कौन सी committee is permanent in nature? कौन सी committee has a panel of experts? Advisory committee. And कौन सी committee is formed for a particular purpose? बोलो ना. Ad hoc committee. कौन सा group is formed for a particular task? Is this also temporary in nature? हाँ या ना? इसी के ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए मई 2015 के पेपर में आया था. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन? लास्ट टाइम टेल मी व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स. बोलो. सेल्फ डायरेक्टेड, क्वालिटी सर्कल्स, कमिटीज एंड टास्क फोर्स. कमिटीज के 3 टाइप्स बोलो. स्टैंडिंग, एडवाइजरी एंड एड हॉक. रोल्स, ग्रुप रोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है. ग्रुप थिंकिंग घर पे कर लेना ये सब. Not so important. I'm focusing on the 90% important syllabus, okay? ये group thinking. अच्छा, group thinking basically it is a tendency of group members to agree solely for agreement's sake. अगर क्लास याद आ रही है, मैंने आपको मिलेगी दोबारा का एक क्लिप बताया था. Group thinking is a tendency of a group member to agree solely for agreement's sake. क्या group thinking अच्छा है? No. अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि क्या होता है, इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो हैम्पर हो जाती है. वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर्स आर ट्राइंग टू से. एज अ ग्रुप लीडर क्या आपकी ड्यूटी होगी ग्रुप थिंकिंग को अबॉलिश करने की, कम करने की, मिटाने की? किस तरीके से आप ग्रुप थिंकिंग को मिटा सकते हो? टेल मी, हाउ कैन यू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप थिंकिंग? अच्छा, वेरी गुड. एक इसने कहा है मैम ग्रुप को सब ग्रुप्स में डिवाइड करो, तो अगर कम कम लोग हर ग्रुप में रह गए ग्रुप थिंकिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी. वेरी गुड, एक पॉइंट मिला है. और वेरी गुड, स्पेशल मीटिंग्स ही होल्ड करो ना डिस्कस करने के लिए. मतलब अगर मीटिंग ही है ये कहने के लिए कि आप फील करते हो, ऐसे केस में किसी को भी ये नहीं लगेगा कि उसकी बात सुनी नहीं गई है, क्योंकि हम मिल ही रहे हैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए. हर पर्सन को क्रिटिकल इवैल्यूएटर का रोल प्ले करने के लिए बोलो, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व हो, क्रिटिकल थिंकिंग इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज सॉक्रेटिक थिंकिंग because it was developed by a Greek philosopher Socrates. अब ऐसे केस में अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व हो, आपका हर कोई एक्शन, बिलीफ, डिसीजन के पीछे आपने गहराई से, थॉरली, रिगरसली थिंक किया, तो आपको पता है जो कुछ भी आप कह रहे हो वो सही है, तो आप डरोगे नहीं. इसलिए टेल एवरी पर्सन टू प्ले द रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकर. पहला, डिवाइड द ग्रुप्स इनटू सब ग्रुप्स. दूसरा, फिर स्पेशल मीटिंग्स. और 2 पॉइंट्स चाहिए मुझे. Go to a trusted outsider. And the last point says have cultural diversity in your group. क्योंकि अगर एक ही कल्चर के लोग मिल जाएंगे
उनकी मेंटालिटी, उनकी थिंकिंग जो है वो सेम हो जाती है. तो जितना डाइवर्सिफाइड आपका ग्रुप रहेगा उतनी ग्रुप थिंकिंग की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी. देयर आर 5 ways to reduce the tendency of group thinking. Last time I'm telling just for you all. Critical evaluator. Divide the groups into subgroups. Go to a trusted outsider. Hold special meetings and have cultural diversity. Conflict, it is the opposite of cooperation. Tashan, झगड़ा. ग्रुप्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. ऑब्वियसली इट इज योर ड्यूटी एज अ लीडर टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गुड. व्हाई इज इट नॉट गुड? क्योंकि यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी विन लूज की हो जाती है. साथ ही साथ दे पिन पॉइंट ऑन पर्सनैलिटीज कि तेरे वजह से वो हुआ था, इसके वजह से हुआ था, इसने ऐसा किया इसलिए आज हम प्रॉब्लम में पड़े, विच इज नॉट हेल्दी फॉर द ग्रुप. एज अ लीडर इट इज योर ड्यूटी टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट. अब कैसे रिजॉल्व कर पाओगे ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को? हाउ विल यू मैनेज? देखो कुछ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स, आइडियाज को प्रेजेंट करने को. सबको कहो कि आप प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे आप फोकस करो. दूसरे के नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए. स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अदर पर्सन. तब आपकी रिजिडिटी कम हो जाएगी और आपको समझेगा हाँ भाई जो मैं कह रहा हूं वो सही है, बट जो वो भी कह रहे हैं वो गलत नहीं है. साथ ही साथ सबको इक्वली ट्रीट करो और जब दूसरा कह रहा है चुप रहो एंड लिसन विलिंगली टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. ये भी बोल रहा, वो भी बोल रही, दोनों भी बोल रहे, कोई नहीं सुन रहा, तो क्या इशू रिजॉल्व होने वाला है? नहीं. So when one is speaking, the other should be silent and actively listen to what the other person is saying. Consensus building मतलब overwhelming agreement. जब कभी भी डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन ऐसे लो कि 100% लोग उसे हाँ कहें, बट हर बार यूनानिमस अप्रोच आना पॉसिबल नहीं है. तो तब आप क्या कर सकते हो? एटलीस्ट स्ट्राइव फॉर मेजॉरिटी. कैसे ये कर सकते हो? इसकी मेमोरी टेक्निक आप बता सकते हो. रिक्वायरमेंट फॉर कंसेंसस बिल्डिंग बोलो. वेरी गुड. प्रॉब्लम को ध्यान से सुनने के बाद अगर आप डिसअग्री करते हो तो म्यूचुअल गेन ट्रांसपेरेंट रहे. प्रॉब्लम इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन. ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग. डिसअग्री इज फॉर disagree without being disagreeable. Mutual gain for mutual gain. Transparent for transparency. 4 टाइप्स है नेगोशिएशन के. ओरिएंटेशन कौन से बोलो? विन विन, लूज लूज, विन लूज, कॉम्प्रोमाइज. वापस से इन वन वॉइस टेल मी. विन विन, लूज लूज, विन लूज, कॉम्प्रोमाइज. वापस से लास्ट टाइम बस. विन विन, लूज लूज. जैसे कम्युनिकेशन के प्रोसेस के 7 स्टेप्स थे, वैसे ही क्या नेगोशिएशन के भी 7 स्टेप्स है? हाँ या ना? बोलो. फर्स्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ. इसके 2 गोल्स है. बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड कलेक्ट डेटा अबाउट द अदर पर्सन. सेकेंड, आर्ग्यूइंग. थर्ड, सिग्नलिंग. फोर्थ, प्रपोजिंग. देन पैकेजिंग. देन बार्गेनिंग. एंड लास्ट इज क्लोजिंग एंड अग्रीइंग. और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएशन. क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? सेम या अलग अलग? बोलो. अच्छा, विच इज मोर जेंटल? परसुएशन इज मोर जेंटल. विच इज मोर हार्श? इन्फ्लुएंस. कहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है? नहीं, परसुएशन. गलत जवाब बोलो. परसुएशन में सिर्फ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इन्फ्लुएंसिंग में डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट. इन्फ्लुएंसिंग और हार्श है, परसुएशन बहुत जेंटल है. इन्फ्लुएंसिंग 3 तरीके से किया जा सकता है: ब्राइब, इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड थ्रेटनिंग. हाँ या ना? सो वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3.
कम्युनिकेशन एथिक्स, चैप्टर नंबर 4. ये चैप्टर कहता है सिर्फ बिहेवियर में नहीं, आपका कम्युनिकेशन भी जो है वो एथिकल होना चाहिए. तब सवाल ये उठता है कि कब माना जाएगा दैट यू आर एन एथिकल कम्युनिकेटर. पहला पॉइंट कहता है यू हैव सेड एवरीथिंग दैट यू शुड से, इट इंक्लूड्स ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. जो भी कुछ कहा है वो सच है, सच के अलावा कुछ नहीं है. एक्यूरेट है मतलब ही एग्जैजुरेटेड नहीं है, एक की दो बातें नहीं की है. साथ ही साथ आप जो हो आपने सही को सही, मतलब whether the information is good, bad or ugly, you have presented it in the way it is actually supposed to be. कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव एटीट्यूड के पीछे छुपाने की कोशिश आपने नहीं की है. अगर कोई डेटा है, कोई ट्रेंड्स है, कुछ फिगर्स है, तो ये डेटा आपने सही तरह से पोर्ट्रे किया है, तब माना जाएगा कि आप एक एथिकल कम्युनिकेटर हो. अब कभी कभार क्या होता है, भले ही आपने हर इंफॉर्मेशन दी, सच्ची इंफॉर्मेशन दी, एक्यूरेटली दी, एग्जैजरेशन नहीं किया, डेटा भी सही से प्रेजेंट किया, फिर भी माना जाता है कि आप अनएथिकल कम्युनिकेटर हो. ऐसा क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट योर एथिकल कम्युनिकेशन. पहला फैक्टर इज योर चॉइस. 3 चॉइसेस होती है, टू स्पीक, टू लिसन और टू रिमेन साइलेंट. सही वक्त पे सही डिसीजन लेना सही है ऑफ दीज 3 पर्टिकुलर ऑप्शन. अगर गलत डिसीजन ले लिया तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एथिकल कम्युनिकेशन होने के बावजूद आपको अनएथिकल माना जाएगा. और दूसरा पॉइंट कहता है टू whom, what, when and where are you communicating. किसे इंफॉर्मेशन बता रहे हो, कब इंफॉर्मेशन बता रहे हो, कहाँ इंफॉर्मेशन बता रहे हो और क्यों ये इंफॉर्मेशन बता रहे हो. ये फैक्टर्स से भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है. कभी कभार बातें सही तो कही है बट गलत पर्सन को कही है या गलत जगह पे कही है, तो ऐसे केस में भले ही कम्युनिकेशन आपका सही था बट फिर भी यू विल बी रिगार्डेड एज एन अनएथिकल कम्युनिकेटर. एज अ पर्सन इन द बिजनेस वर्ल्ड आप बहुत सारे डायलेमास फेस करोगे. डायलेमा मतलब कंफ्यूजन. आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. एंड दिस डायलेमा, दिस कंफ्यूजन इज रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का डायलेमा है ये. जैसे कि फर्स्ट, सीक्रेसी. एक बहुत ही फेमस दुकान है पुणे में, चितले बंधु भाकरवड़ी. चितले बंधु मिठाई वाले, जिसकी बहुत फेमस भाकरवड़ी है. अब सपोज आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 25 सालों से काम कर रहे हो और आपको पता है वो सीक्रेट फॉर्मूला भाकरवड़ी बनाने का. अब चितले के कॉम्पिटिटर्स है काका हलवाई. उसका कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है और कहता है कि हे मिस्टर, अगर आप मुझे ये सीक्रेट फॉर्मूला बता देते हो हम आपको 500 लाख रुपए देंगे, मतलब 5 करोड़ रुपीस जो है वो देंगे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायलेमा है. कहेंगे तो पैसे मिलेंगे, बट अगर कहेंगे तो डिसलॉयल रहेंगे टूवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी तरफ है वी विल बी लॉयल टूवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, बट बुरी बात ये होगी कि घर आई लक्ष्मी को हम मना कर रहे हैं. मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ बुरा कुछ अच्छा. ये क्या है, एक डायलेमा है ना. यही डायलेमा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन को कितना आप मेंटेन कर पाते हो या मेंटेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन पे बेस्ड है. इसे कहते हैं एक कम्युनिकेशन का डायलेमा. दूसरा डायलेमा है विसिल ब्लोइंग. यहाँ पे क्या हो रहा है, अ पर्सन गोज टू द पब्लिक and he speaks about the corporate abuses and corporate negligence. As an internal person to the organization, you are supposed to keep your mouth shut relating to all the negative information about the organization. मतलब घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए. But that temptation would always be there. मतलब कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ बुरा है कुछ अच्छा है, क्योंकि ये बोलने से या चुप रहने से रिलेटेड है. इट इज अ कम्युनिकेशन डायलेमा. थर्ड है लीक. An anonymous whistleblower would known as a person who is leaking the information. अब देखो whistle blowing में information हमेशा negative होती है, but leaks में information could be good also and it could be bad also. It is not necessary that it is always bad. Next,
रूमर्स एंड गॉसिप्स क्या दोनों सेम है? नहीं. There's a thin line of difference between rumors and gossips. We gossip about people and there are rumors about events. क्योंकि rumors और gossips भी आपके बोलने या ना बोलने पे डिपेंडेंट है. It is a communication dilemma. नेक्स्ट इज लाइंग. लाई मतलब आप जानते हो, आप एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, वो भी इंटेंशनली. मतलब आप जानते हो कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो झूठ है, फिर भी आप झूठी बातें बोल रहे हो क्योंकि शायद हो सकता है झूठ बोलने से आपको फायदा हो रहा है. तो एक साइड पे झूठ बोलो और फायदा कर लो. अच्छी बात फायदा हो रहा है, बुरी बात आप झूठे निकले, आपने किसी को डिसीव किया है, चीट किया है. दूसरे साइड पे अच्छी बात कि आपने किसी को डिसीव नहीं किया, बट बुरी बात कि आपको फायदा नहीं हुआ. तो क्या कन्फ्यूजन है यहाँ पे? यस. और ये कन्फ्यूजन आपके बोलने पे या ना बोलने पे डिपेंडेंट है. इसीलिए ये एक कम्युनिकेशन डायलेमा है, हाँ या ना. और यही रूमर्स और गॉसिप्स और लाइन के ऊपर मई 2015 में शॉर्ट नोट पूछा गया था 2-2 मार्क के लिए. मतलब टोटली 4 मार्क का ये सवाल था कि एथिकल डायलेमास जो है इन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन रूमर्स एंड गॉसिप्स एंड लाइन. नेक्स्ट, यूफेमिज्म. एक फिगर ऑफ स्पीच भी है यूफेमिज्म. आप लोग जानते हो, स्कूल में आपने पढ़ा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? यू आर यस पोर्ट्रेइंग अ हार्श थिंग इन अ प्लेजेंट वे. अब ये क्यों गलत है? ये गलत इसीलिए है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू हाइड द रियल फैक्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग. एम्बिग्यूटी मतलब नॉट क्लियर. जानबूझ के ऐसे शब्द या ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हो जो क्लियर नहीं है और बहुत सारे तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है इन शब्दों को. क्यों? क्योंकि आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो. आप उन्हें ये नहीं बताना चाहते हो कि आपके मन में असलियत में क्या है, क्योंकि ये गलत है. ये एक डायलेमा है. इन्हीं डायलेमास को रिजॉल्व करने के लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं. और ये गाइडलाइंस के 2 कैटेगरीज है, लीगल कंसिडरेशंस एंड मॉरल कंसिडरेशन. अगर लॉ में कुछ स्पेसिफिकली लिखा है कि ये सही है, ये गलत है, डायलेमा रहेगा ही नहीं. क्योंकि अगर कुछ गलत है वो करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ सही करना है. बट कानून हर वो कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे सकता है. तब हमारे सोसाइटी ने जो मॉरल्स ले डाउन किए, आपको उन्हें ध्यान में रखते हुए आपकी सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना होगा. तो बहुत सारे मॉरल्स है, जैसे कि पहला, मेंटेन कैंड्योर. कैंड्योर मतलब ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी. You have to be honest, you have to be frank in whatever you want to say. Next, keep messages accurate. जैसा मैसेज आया है वैसा ही मैसेज पास ऑन करना होगा. Avoid deception. Deceive किसी को नहीं करना है, भले ही इससे फायदा क्यों ना हो, बट किसी को चीट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को डिसीव हमें नहीं करना है. बिहेव कंसिस्टेंटली. जो आप बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो, बोथ शुड बी मैचिंग विथ ईच अदर. कह रहे कुछ हो और कर रहे कुछ हो, ये गलत है. और आप जानते हो अगर वो गलत है वो करना ही नहीं है, तो क्या करना है? सही करना है. और अब एक बार सही और गलत पता चल गया तो डायलेमा रहेगा ही नहीं. यू विल बी एबल टू कम आउट फ्रॉम द डायलेमा. कीप कॉन्फिडेंसीज. सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में अगर पता चला है, कीप योर माउथ शट. ये बात समझो, अगर किसी ने कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा आपको कहा है, मतलब कितना भरोसा वो आप पे करता है. एंड इफ यू लीक दिस इंफॉर्मेशन, यू आर मैनिपुलेटिंग, यू आर ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ द अदर पर्सन विच इज मॉरली इनकरेक्ट. एंश्योर टाइमलीनेस. सही समय पे सही पर्सन को इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए. एंड लास्ट इज कन्फ्रंट अनएथिकल बिहेवियर. गलत करना या कहना तो गलत है ही, बट गलत सहना उससे भी ज़्यादा गलत है. यही लास्ट वाला पॉइंट कहता है. तो दीज आर द मॉरल कंसिडरेशंस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एथिकल कम्युनिकेशन? मेरी क्लास में मैंने सत्यम का एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किया था और फिर ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे. कम्युनिकेशन में भी अगर आप एथिकल हो तो 4 एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं. पहले, यू विल बी एबल, क्या आप लॉन्ग रन में सर्वाइव और ग्रो कर पाओगे? आपकी कॉर्पोरेट इमेज बनेगी या बिगड़ेगी? शेयर होल्डर की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? और क्वालिटी ऑफ पीपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट होंगे वो अच्छे होंगे या खराब होंगे? अच्छा. तो यही सारे 4 एडवांटेजेस है ऑफ बीइंग एथिकल इन योर कम्युनिकेशन, हाँ या ना. एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन, last theory chapter, which is communicating corporate culture, change and innovative spirits.
इस चैप्टर तक आते आते स्टूडेंट्स अपना होश खो देते हैं, और इंस्टीट्यूट भी ये चीज़ को जानता है, इसलिए पिछले 4 अटेम्प्ट से लगातार इंस्टीट्यूट कम से कम एक सवाल जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछ रहा है। लास्ट अटेम्प्ट में भी पूछा था, और उसके पिछले 3 अटेम्प्ट में भी इसी चैप्टर के ऊपर 4 मार्क का एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है। कॉर्पोरेट कल्चर, 3 एलिमेंट्स है ये चैप्टर के। एक कॉर्पोरेट कल्चर है, एक चेंज है, और एक इनोवेटिव स्पिरिट है। पहला जो है कॉर्पोरेट कल्चर, बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर इज द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It tells us how things are being done in the organization. यही कल्चर स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और यही कल्चर वीक भी हो सकता है. स्ट्रॉन्ग कब माना जाएगा आपका कल्चर? जब मैनेजर की थिंकिंग एम्प्लॉइज की थिंकिंग से मतलब ही रेजिस्टेंस कम है, कॉर्पोरेट कल्चर स्ट्रॉन्ग है. और कब कल्चर वीक है? जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कॉर्पोरेट कल्चर वीक है. और ये रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग इज नॉट मैचिंग विद द थिंकिंग ऑफ द एम्प्लॉयज. बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से बनता है हमारा ये कॉर्पोरेट कल्चर. अगर मेरी टेक्स्ट बुक देखते हो पेज 145 पे उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो दिए गए हैं. इसकी एक मेमोरी टेक्निक भी मैंने क्लास में डिस्कस की थी. मई 2014 के अटेम्प्ट में एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर. आप मेमोरी टेक्निक बता सकते हो? RSS has control and power on the structure and paradigm of BJP. वापस से बोलो तो. RSS has control and power on the structure and paradigm of BJP. R is for rituals, S is for stories, S is for symbols, control for control, power for power, structure for structure, and paradigm for paradigm. Last time tell me, what are the elements of corporate culture? Bolo. RSS has control and power on the structure and paradigm of BJP. R is for rituals, S is for symbols, S is for stories, control for control, power for power, structure for structure, and paradigm for paradigm. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का वो है चेंज. अब जब कभी भी मैं चेंज के बारे में बात कर रही हूँ, मैं छोटे मोटे चेंजेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि कंपनी के प्रोडक्ट जो है उसका कलर चेंज हो गया है, ऐसी कोई छोटे मोटे प्राइस चेंज हो गया है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ. जो चेंज की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ अ रैडिकल चेंज, इट इज़ अ फंडामेंटल चेंज इन द वे थिंग्स आर बीइंग डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप खुद मुझे बताओ, अगर इतना मैक्रो लेवल का चेंज हो रहा है, क्या ऑब्वियस सी बात होगी दैट देयर विल ऑल्सो बी रेजिस्टेंस. हाँ है ना, देयर विल बी रेजिस्टेंस. इसी के ऊपर सवाल पूछा था, देखो यही मेरी बुक में ये जो आपको दिख रहा है ना, व्हाई इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश. क्यों पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट टू चेंज? 3 कारण है. पर्सनली दे आर लूजिंग समथिंग, पर्सनल लेवल पे. दूसरा है अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, और तीसरा है मिसलेनियस पॉइंट. आप मुझे कह सकते हो क्यों कोई पर्सन चेंज को रेजिस्ट करेगा? Okay, he did not understand what is basically going to happen after the change, so he is resisting. Very good. और उसे लग रहा है कि उसका जॉब चले जाएगा, से सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाएगा, तो उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, और वो नहीं चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और जाए. ही इज हैविंग अ थ्रेट ऑफ लूजिंग हिज जॉब, सो दैट इज व्हाई ही इज रेजिस्टिंग. अच्छा, उसकी पोजीशन जो है शायद से कम या ज़्यादा हो रही है. ज़्यादा होगी तो हाँ बोलेगा, कम हो रही है मे बी इसे टैली टू ERP स्विच कर रहे हैं, एंड ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर्स, तो उसको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी पहले उसको इज्जत मिलती थी. अच्छा, कॉन्फिडेंस लो है. अच्छा फाइन, मिसलेनियस पॉइंट्स में ही हर्ड अबाउट द चेंज फ्रॉम एन आउटसाइडर, तो उसका दिल दुख गया कि इंटरनल होने के बावजूद टू दी ऑर्गेनाइजेशन आई केम टू नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन आउटसाइडर, सो ही इज नॉट फीलिंग गुड. और अच्छा, ही इज हैबिचुएटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्क. 25 सालों से उसी कंप्यूटर पे उसी तरीके से उसने काम किया है. अब जाके अगर आप बोल रहे हो कि नए तरीके सीखो, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी विलिंग टू, बिकॉज योर माइंड हैज नाउ बिकम रिजिड.
उसे लग रहा है इतना इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाएगा, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, उसे लगता है उसका फ्रीडम छीना जा रहा है, उसकी अथॉरिटी छीनी जा रही है, यही वो सारे का ही डिसरिस्पेक्ट्स द बॉस. He was not playing an active role when the change was being carried out or it was discussed about. समझ रहे हो? यही सारे कारण है why a person might resist to change. वैसे खैर पिछले अटेम्प्ट में पूछा था तो इस अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी कम है, बट हाँ इसका जवाब मुझे अब अच्छे से दो आप. Why would a person accept a change? पर्सनल बेनिफिट. जैसे कि क्या पर्सनल बेनिफिट? पोजीशन बढ़ रही है, अथॉरिटी बढ़ रही है, चेंज खुद उसने लीड किया है, हाँ स्टेटस बढ़िया हो रही है, पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, हाँ बेटर वर्किंग कंडीशंस ही इज गेटिंग. अच्छा, he was personally communicated about the change, so he felt good. He respects his boss. और अच्छा, वही काम कम समय में हो रहा है और कम एफर्ट्स में हो रहा है, बोर्डम रिड्यूस हो रहा है, वो खुद चाहता है कि वो नई नई चीजें सीखे, हाँ या ना? मतलब वो बदलते वक्त के साथ बदलना चाहता है, उसकी खुद की चाहत है, तो वो क्यों रेजिस्ट करेगा ना? ही विल ऑब्वियसली एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर चेंज. ओके, पीयर प्रेशर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, उसका खुद का प्रोफाइल भी तो इंप्रूव हो रहा है ना, हाँ या ना? तो यही सारे कारण है why a person might accept a change. My dear friends, कम्युनिकेशन और चेंज का आपस में बहुत गहरा संबंध है. क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग चेंज. क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अनसर्टेनिटी रहती है कि आगे होने क्या वाला है. तो एज अ लीडर इट इज योर ड्यूटी टू clarify the thoughts in the minds of these employees. आपको सही तरीके से सही पर्सन को सही वक्त पे सही इंफॉर्मेशन बतानी होगी. 4 एलिमेंट्स है: whom, what, when, how. कब, कहाँ, किसे और क्या आपको बोलना है, इन चीज़ों के बारे में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जैसे कि पहला, to whom should you communicate the information of change? To whom? अगर डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है तो आप कम्युनिकेशन अभी कर लोगे चेंज के बारे में. बट इफ इज गेटिंग इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर चेंज, यू माइट कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन लेटर ऑन ऑल्सो. What are you supposed to communicate? Not only the information relating to change, but also your feelings and your fears. Yes. साथ ही साथ when are you supposed to communicate? मुझे बोलो, during, before or after? Yes, throughout the process you are supposed to communicate, even before, even during and even after. And how will you communicate? Obviously not non-verbally. It will always be verbal in nature. वर्बल में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, ओरल नहीं तो रिटन. अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ एवरी सिचुएशन आपको खुद डिसाइड करना होगा वर्बल मतलब ओरल फॉर्म लेना है या रिटन फॉर्म लेना है. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट इनोवेशन. क्या इनोवेटिव होना ज़रूरी है? अगर आप इनोवेटिव नहीं होते हो, क्या आपको मार्केट से बाहर निकाला जाएगा? बोलो. ये पॉइंट्स एक बार आप पढ़ लो. आई डोंट नो हाउ मच आई विल रिमेंबर और नो, क्योंकि इसकी कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है मेरे पास. सिर्फ 2 क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत होना. देखो, एक है व्हाट आर द की एलिमेंट्स व्हाट आर द की एलिमेंट्स. नवंबर 2014 में पूछा था ये क्वेश्चन. व्हाट आर द की एलिमेंट्स इन इनोवेशन फ्रेमवर्क. की एलिमेंट्स अगर आप पूछा तो ये सारे पॉइंट्स दोगे. एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करो, develop company programs that encourage innovation, foster informal communication, information का बैलेंस रखिए, एक फ्रेमवर्क बनाइए, साथ ही साथ एक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कीजिए. और देखो लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, जी वाला पॉइंट, देखो वापस से मैं कह रही हूँ, सुनो मेरी बात, इसमें आप कंफ्यूज होने वाले हो. एक तो सवाल जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है वो है की एलिमेंट्स. की एलिमेंट्स के ऊपर अगर सवाल पूछा है A to G पॉइंट्स आप लिखोगे. बट कभी कभार इंस्टीट्यूट पूछ सकता है हाउ कैन यू बिल्ड अ सस्टेनेबल इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन.
अगर हाउ कैन यू बिल्ड अ सस्टेनेबल इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सवाल पूछा है, यू विल ओनली राइट डाउन पॉइंट नंबर जी. पॉइंट नंबर जी इज द बेस फॉर पॉइंट नंबर ए टू एफ, जहां पे लिखा है विजन स्ट्रैटेजी में होना चाहिए इनोवेशन के बारे में. आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होना चाहिए जो इनोवेशन को सपोर्ट करे. आपका प्रोसेस, प्रैक्टिस और सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए इनोवेशन को. टॉप मैनेजर्स लीड करने चाहिए. क्रॉस फंक्शनल टीम शुड मैप इनोवेशन. एम्प्लॉयज शुड बी गिवन द पावर टू एक्सप्रेस देयर इनोवेटिव आइडियाज. और पॉलिटिक्स कम से कम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. पॉलिटिक्स मतलब ब्यूरोक्रेसी कम से कम होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में. तब आप एक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना पाओगे. सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. ये प्लीज चैप्टर नंबर 5 को आप अच्छे से करना. आप बहुत वीक हो चैप्टर नंबर 5 में. चैप्टर नंबर 5 के ऊपर सवाल पूछता है हाँ इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है आप यही चैप्टर नहीं करते हो. आ जाओ टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. The last act of our syllabus, the Negotiable Instruments Act. तीन तरीके के negotiable instruments. Everyone, please pay attention. बस हो गया अभी टाइम पास. अब तो सुधर जाओ. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. तीन तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने इस एक्ट में देखे. नेम ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स. बोलो. प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. अब एक एक करके सारे देख रहे हैं, मुझे जवाब देना प्लीज. प्रॉमिसरी नोट में मुझे बताओ सबसे पहली बात, क्या प्रॉमिस का होना जरूरी है? सिर्फ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट से क्या प्रॉमिसरी नोट बन सकती है? तो क्या प्रॉमिस कंपल्सरी होनी ही होनी है? कितने पार्टीज होते हैं प्रॉमिसरी नोट में? कौन है ये? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. मेकर और पेई उन्हें कहते हैं लीगली. मुझे बताओ कौन प्रॉमिस दे रहा है? प्रॉमिसर. और किसे प्रॉमिस दी जा रही है? प्रॉमिसरी नोट में कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ क्या पैसा ही होना है? शुड इट ओनली बी मनी एंड मनी ओनली? ये मनी भी क्या सर्टेन होना है इन नेचर? आपकी प्रॉमिस जो है क्या अनकंडीशनल होनी है? अगर कंडीशनल प्रॉमिस है, क्या प्रॉमिसरी नोट वैलिड होती है? क्या स्टैम्प का होना जरूरी है? प्रॉमिसर मतलब साइन होना क्या जरूरी है? अच्छा, कैन अ प्रॉमिसरी नोट बी टू मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज मनी? नो, इट हैज टू बी ओनली एंड ओनली गुड्स. हाँ, मनी. और मनी भी क्या सर्टेन होना है? बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? नेम द 3 पार्टीज. ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई. ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करने के बाद कौन बन जाता है? एक्सेप्टर बन जाता है. हु इज मेकिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज? Who will get the payment on this bill of exchange? Payee. And who accepts the bill of exchange? अच्छा, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है? जहां पे प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है? फिर सेम, क्या ऑर्डर अनकंडीशनल होना है? क्या इस बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर शुड बी टू पे मनी एंड मनी ओनली? क्या ये मनी सर्टेन होना है? साथ ही साथ क्या स्टैम्प का होना जरूरी है? मुझे बताओ, जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आप एक बैंक पे ड्रॉ करते हो, इज इट कॉल्ड एज अ चेक? इज अ चेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली?
Though check is a category of a bill of exchange, still are there certain differences between a check and a bill of exchange? आते हैं उस पे, पहले रुको, पहले चेक का देखते हैं. मुझे बताओ, चेक के केस में ड्रॉई कंपल्सरीली क्या बैंकर ही होती है? इस बैंकर को कभी कभार क्या मैं ड्रॉअर्स बैंकर भी कह सकती हूँ? हाँ या ना? पेइंग बैंकर भी क्या कह सकती हूँ? कभी कभार क्या ड्रॉई भी कह सकती हूँ? चेक जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अलाउड है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या आप डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करते हो? ट्रंकेटेड चेक जो होता है, इज इट बीइंग ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स क्लियरिंग? ट्रंकेटेड चेक में क्या डिजिटल सिग्नेचर यूज होती है? क्या वहां पे चेक को फिजिकल ही साइन किया जाता है? अच्छा मुझे बताओ, कौन सा है वो चेक, ट्रंकेटेड या इलेक्ट्रॉनिक? जो पैदा ही हुआ है ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक चेक. बट अच्छा, उसमें क्या पेपर इस्तेमाल होता है? बट ट्रंकेटेड चेक में क्या पेपर इस्तेमाल होता है? इट वॉज बॉर्न एज अ पेपर चेक, but during the clearing process somewhere or the other was it got converted into an electronic image? नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताइए, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज. प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका डिफरेंशिएशन जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. हाँ, उसके बाद चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज. पहले प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंशिएशन देखते. मुझे बताओ, प्रोमिसरी नोट में क्या प्रॉमिस है? बट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? ऑर्डर. प्रोमिसरी नोट के दो पार्टीज, कितने पार्टीज है? दो. बिल ऑफ एक्सचेंज में 3. प्रोमिसरी नोट के दो पार्टीज का नाम प्रोमिसोर, प्रोमिसी. बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 पार्टीज का नाम ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे. प्रोमिसरी नोट में हु इज लायबल टू मेक द पेमेंट? प्रोमिसोर. बट बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसोर. बिल ऑफ एक्सचेंज में हु इज लायबल टू मेक द पेमेंट? एक्सेप्टर. हाँ, ड्रॉई is primarily liable to make the payment. उसके बाद मुझे बताइए कि चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंशिएशन है? चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंशिएशन है? पहले बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई क्या कोई भी पर्सन हो सकता है? चेक के केस में ड्रॉई कंपल्सरी कौन होता है? इट हैज टू बी अ बैंकर. बैंकर मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड, इट इज अ बैंकर. हाँ या ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या ग्रेस डेज ऐड होते हैं? बट क्या चेक के केस में क्या ग्रेस डेज का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं. अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या स्टैम्प जरूरी है? बट चेक के केस में क्या स्टैंपिंग का कोई कॉन्सेप्ट है? बोलो ना. अच्छा मुझे बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? बट सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी होती है? अच्छा, चेक के केस में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? ड्रॉअर की या ड्रॉई की? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर. बैंकर तो सिर्फ एक जरिया है. ये बैंकर के पास जो पैसा है वो तो आप ही का है ना, कि बैंकर का है? बैंकर तो सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू ये पेमेंट जो है वो किया जा रहा है. नोटिंग और प्रोटेस्टिंग किसके केस में एप्लीकेबल है? बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के केस में? क्रॉसिंग किसके लिए है? चेक के लिए या बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए? चेक. मुझे बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है? बट चेक के केस में क्या कोई एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है? नहीं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ चेक. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन. हाँ, ये इसके ऊपर 4 मार्क का सवाल आया था पिछले अटेम्प्ट में, मई 2015 के अटेम्प्ट में. 4 मार्क का. 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर. 4 मार्क का ये केस स्टडी था और 4 मार्क का एक एंडोर्समेंट्स के ऊपर, शायद से सैंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट के ऊपर सवाल था. तो देखो सुनो, कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू बिकम अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. पार्टी टू, सुनो मेरी बात. अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स, कैन अ माइनर ऑल्सो बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सुनो मेरी बात, अ माइनर इज नॉट लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट. He is not liable on the instrument, but he can always be a party to a negotiable instrument. मतलब कल जाके सपोज आप माइनर हो, आपकी उम्र है ओनली 17 ईयर्स, आपके बर्थडे के दिन पे मैंने आपको 50,000 रुपए का चेक दिया. क्या आप ये चेक का अमाउंट क्लेम कर पाओगे?
हाँ, क्यों कर पाओगे? क्योंकि आर यू अ बेनिफिटेड पार्टी? यस. सो अ माइनर इज और कैन बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. माइनर की जो सिर्फ पोजिशन है वो ये है कि ही कैन नॉट बिकम लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट, बट ही कैन ऑलवेज बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो एक्ट बेसिकली यही कहता है, ओनली अ केपेबल पर्सन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीटी सिलेबस, सेक्शन नंबर 11, capacity to contract, major, sound mind and not disqualified by law. यही person liable होते हैं, liable होते हैं, liable होते हैं on a negotiable instrument. ऐसे शब्द है एक्ट में. You can be a party to a negotiable instrument even if you are not capacitated. How come? You're getting the benefits on that particular instrument ना, चलेगा. हाँ या ना? क्लासिफिकेशन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, वो नहीं करेंगे. मुझे बताओ, ग्रेस डेज का कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? प्रॉमिसरी नोट, चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज? कितने डेज के ग्रेस डेज होते हैं? आप लोग जानते हो, अगर हमारा ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, मैच्योरिटी डेट विल बिकम द preceding day. But if subsequently that day is declared as a public holiday, the maturity date will be the succeeding day. ये बात आप जानते हो? Yes. आपको मालूम है आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट में क्या डिफरेंस होता है? आफ्टर डेट में आप मेच्योरिटी कैलकुलेट करते हो फ्रॉम द डे द बिल हैज बीन ड्रॉन, एंड आफ्टर साइट में आप मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हो आफ्टर द बिल हैज बीन एक्सेप्टेड. ये सारी चीजें पता है. सीपीटी में बहुत सारे एमसीक्यूज जो है, क्वेश्चंस जो है, आपने इसके ऊपर सॉल्व किए, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे. नेक्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन. आखिरी मौका है आप लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को वापस से रिफर करने का. इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को. सो प्लीज पे फुल अटेंशन. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन. आप लोग जानते हो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. No contract can be enforced if it is lacking one of the essential elements, and that is consideration. Same concept also applies to the Negotiable Instruments Act. Negotiable Instruments Act में भी ये जो negotiable instrument आप दे रहे हो, it should be in return of something that you have got. और अगर ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है without consideration, this instrument will not hold good. मतलब you cannot make any party liable on that particular instrument if it is made just for accommodation. Just for accommodation मतलब ही it is made without consideration. But हाँ, एक concept अब मैं आपको कुछ देर बाद ही बताने वाली हूँ, holder in due course. अगर कहीं ये इंस्ट्रूमेंट बना है विदाउट कंसिडरेशन, बट एंडोर्स होते 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 किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आया है. होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर फॉर वैल्यू तो होता ही है, मतलब ही इज एक्सेप्टेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू. माय डियर फ्रेंड्स, ही कैन एनफोर्स दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, और वो भी ही कैन एनफोर्स इट अगेंस्ट एनी प्रायर पार्टी ही वांट्स टू. आप लोग जानते हो, सीपीटी में आपने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है क्या, कि ओनली अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. A stranger to a contract has no right upon that particular contract. But कानून की दुनिया अपनी ही दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. A particular thing could be written in a particular act, but something different could be written in a different act. Negotiable Instruments Act कहता है, पावर देता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को, चाहे आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रायर पार्टी के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो. तो कौन सी प्रायर पार्टी के पास आप जाओगे? जो सबसे ज्यादा कैपेसिटेटेड है वो इंस्ट्रूमेंट को ऑनर करने के लिए. नेक्स्ट, कभी कभार हो सकता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि इंस्ट्रूमेंट के कुछ अमाउंट के लिए कंसिडरेशन प्रेजेंट था और कुछ अमाउंट के लिए कंसिडरेशन एब्सेंट था. जैसे कि 10,000 का बिल था, 7,000 के लिए कंसिडरेशन प्रेजेंट था, 3,000 वॉज जस्ट फॉर अकोमोडेशन. अब ऐसे केस में हम ये बिल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कंसिडरेशन प्रेजेंट एंड कंसिडरेशन एब्सेंट. जितना कंसिडरेशन प्रेजेंट है उतने तक के लिए आप लीगली पैसे रिकवर कर पाओगे, बट जितने के लिए कंसिडरेशन एब्सेंट है, वी आर वेरी सॉरी, लीगली यू हैव नो एक्शन टू रिकवर दैट अमाउंट फॉर विच कंसिडरेशन इज फेलिंग. हाँ या ना? सीपीटी का जनरल रूल आप लोग जानते हो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट.
पैसा मिल ही नहीं सकता इफ देर इज नथिंग दैट यू आर गेटिंग इन रिटर्न. कंसिडरेशन क्या है ना, समथिंग इन रिटर्न, वो होना जरूरी है. तो फेलियर ऑफ पार्ट कंसिडरेशन भी हो गया हमारा. इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. इनकोहेट मतलब क्या? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. अब ये जो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, ईदर इट कुड बी होली ब्लैंक और इट कुड बी पार्शियली ब्लैंक. कभी कभार क्या होता है, एक पेपर लेती हूँ, उस पर स्टैंप लगवा देती हूँ, मैं साइन कर देती हूँ और आपको दे देती हूँ. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज होली ब्लैंक. कभी कभार मैं क्या कर सकती हूँ, चेक पे नाम लिख दिया, डेट लिख दी, साइन भी कर दिया, बट सिर्फ अमाउंट नहीं लिखा है. पार्शियली इट इज ब्लैंक, बट स्टिल इट इज ब्लैंक. Because it is still blank, though it is partially blank, it will still be called as an inchoate instrument. जब कभी भी आप कोई inchoate instrument deliver करते हो, you give the other party a right to make this incomplete instrument complete. मतलब अब उसके पास राइट आ जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करने का और इस इंस्ट्रूमेंट को एनफोर्स करने का. बट एक बात सुनो, जो आपका इंटेंशन था इंस्ट्रूमेंट बनाने का, बस उतना ही अमाउंट रिकवर किया जा सकता है. से आपने मुझे मेरी क्लासेस के लिए एक चेक दिया, बट मेरी फीस डिसाइडेड नहीं हुई है, तो आपने अमाउंट ब्लैंक रखा है. से मेरी फीस बाद में डिसाइड होती है 6,000 रुपीज़. बट मैं क्या करती हूँ, आई प्ले अ मिसशिफ, मैं लिख देती हूँ 10,000 रुपीज़. Will you become liable to pay me 10,000 rupees? No. You will only be liable to pay me 6,000 rupees. But now, कल जाके अगर मैं कोई कपड़ों की दुकान में 10,000 की शॉपिंग कर लेती हूँ और पैसे देने के बदले ये 10,000 का चेक दे देती हूँ, वो शॉपकीपर तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया ना. क्या वो पूरा का पूरा 10,000 रुपए रिकवर कर पाएगा? Yes. That shopkeeper will be able to recover the whole 10,000 rupees. आप उसको 10,000 दे दोगे, बट आप मुझसे 4,000 रुपए जो है वो रिकवर कर लोगे. तो आपकी पोजीशन सही, मेरी पोजीशन सही, और वो शॉपकीपर की पोजीशन भी सही हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. खैर, चेक में तो स्टैंप नहीं होता है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में चेक होता, स्टैंप होता है. तो भी सपोज यहाँ का लॉ है, हर 100 रुपीज़ में 1 रुपया का स्टैंप, और मैंने 100 रुपए का स्टैंप लगवाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा रिकवर हो सकता है? कितना? 10,000 रुपीज़ ना. अगर इंस्ट्रूमेंट में मैं 20,000 रुपये लिख लूँगी, क्या 20,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे? नहीं. फिर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि आई एम नेग्लिजेंट. So that is why I will not be able to recover 20,000. I will only be able to recover the amount covered by the stamp, and that is rupees 10,000. Next, kinds of endorsement. Endorsement मतलब क्या? बोलो. Endorsement, endorse करना मतलब क्या? ट्रांसफर करना. क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? एक राइट ट्रांसफर कर रहे हो. राइट ऑफ व्हाट? कलेक्टिंग मनी ऑन दैट पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. यही एंडोर्समेंट जो है, इट हैज टू बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइंड. ओरल एंडोर्समेंट इज नॉट अलाउड. इट हैज टू कंपल्सरी बी इन राइटिंग एंड इट हैज टू बी साइंड बाय द ट्रांसफरर. हाँ या ना? अब देखो, बहुत सारे टाइप्स है एंडोर्समेंट के. सबसे पहला है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. कभी कभार उसको कहते हैं जनरल एंडोर्समेंट. यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स तो कर रहे हो, बट यू आर नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी. एंडोर्सी मतलब ट्रांसफरी. ऐसे एंडोर्समेंट को कहते हैं एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. नेक्स्ट इज स्पेशल एंडोर्समेंट. कभी कभार उसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन फुल. यहाँ पे आप एंडोर्सी का नाम स्पेसिफाई करते हो. तो जो भी एंडोर्समेंट में आपने एंडोर्सी का नाम स्पेसिफाई किया है, ऐसे एंडोर्समेंट को कहते हैं एन एंडोर्समेंट इन फुल. थर्ड टाइप इज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जहां पे यू आर एडिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्दर नेगोशिएटिंग द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट. जैसे कि अकाउंट पेई चेक्स would be a classic example of restrictive endorsement. फिर है partial endorsement. खैर, इंडिया में partial endorsement is not valid,
बट मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ डिस्कस करवा लेती हूँ आपसे. पार्शियल एंडोर्समेंट में क्या होता है, यू आर ट्रांसफरिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. Practically this is not allowed, but theoretically because it is there in the act, I'm also covering this particular point. Next is, last point is conditional endorsement. इसी के ऊपर मई 2015 में एक सवाल आया था. sans recourse endorsement. sans मतलब without, recourse means help. Any endorsement which is made without any help is known as a sans recourse endorsement. Basically, the endorser, the transferor is relieving himself from any liability on that particular instrument. Such an endorsement is known as a sans recourse endorsement. फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में आप आपकी राइट वेव ऑफ कर रहे हो, जैसे कि द राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ डिसऑनर. ऐसे एंडोर्समेंट को कहते हैं अ फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट. एंड लास्ट इज अ कॉन्टिंजेंट एंडोर्समेंट. सुनो मेरी बात वापस से, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. 3 चीजें. आपका बिल जब बना है, ऑर्डर अनकंडीशनल होनी चाहिए. प्रॉमिसरी नोट जब बनी है, प्रॉमिस अनकंडीशनल होना है. बट एंडोर्समेंट कॉन्टिंजेंट हो सकता है इन नेचर. एक्सेप्टेंस भी क्वालिफाइड हो सकता है इन नेचर. मेन इवेंट जो है वो अनकंडीशन होना है. अब यहाँ पे जैसे कि आई कैन गिव यू अ चेक ऑफ, आई कैन गिव यू अ प्रॉमिसरी नोट सेइंग दैट आई प्रॉमिस टू पे यू 50,000 रुपीज ऑन द डेथ ऑफ योर अंकल. अब देखो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आपके अंकल जो है आज ही या अभी गुजर जाएंगे. जब होगा तब ये चीज जो है मैं आपको 50,000 रुपीज दूंगी. सो बेसिकली इट इज डिपेंडेंट अपॉन अ फ्यूचर इवेंट विच इज अनसर्टेन. Uncertain in the sense the time is not certain. Getting it, my dear friends? तो ये endorsement valid है. Next, negotiation back. क्या होता है negotiation back? If a person has endorsed a negotiable instrument and the instrument somehow again comes back to him, such is known as a negotiation back. हाँ या ना? negotiation back की वजह से क्या होता है, मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, अगर आपको याद है. एक ऐसा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था और एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था. कुछ याद है क्या आपको? अच्छा, मैं डिस्कस कर रही थी, सुनो. A is the promisor, maker of a promissory note. और पेई कौन है? बी. मतलब किसको किसे पैसे देने, आप बोलो. बी को ए को देने, ए को बी को देने. हे भगवान, मला वाचवा. ए इज द प्रोमिसोर एंड बी इज द प्रोमिसी. कौन किसे पैसे देने वाला है? ए को बी को पैसे देने हैं. बी ने एंडोर्स किया सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने ए को. अब सुनो 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 सुनो, ई और ए का अगर देखते हैं, ई ने एंडोर्स किया है ए को, मतलब ई को क्या ए को पैसे देने हैं? हाँ या ना? मतलब ए को क्या पैसे लेने हैं ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट. बट जब ए प्रोमिसरी नोट देखता है, वो तो ये देख रहा है कि मेकर तो वो खुद है. मतलब एक साइड से पैसे देने हैं और दूसरे साइड से पैसे लेने हैं. हाँ या ना? अब ऐसे केस में इसी को कहते हैं नेगोशिएशन बैक. यहाँ पे अगर नेगोशिएशन बैक कंप्लीट सर्कल का हुआ है, ऑल द पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल बी डिस्चार्ज्ड. बेसिकली उससे बेहतर ये होगा कहने के लिए कि इंस्ट्रूमेंट ही डिस्चार्ज हो जाता है, नॉट अ पार्टी. द इंस्ट्रूमेंट ओनली गेट डिस्चार्ज. बट दूसरा एग्जाम्पल, ए ने बी को बिल दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को और एफ ने सी को. तब कौन डिस्चार्ज होगा, बोलो? कौन डिस्चार्ज होगा? वेरी गुड. डी, ई एंड एफ विल बी डिस्चार्ज. बाकी सारे भी लोग लायबल रहेंगे. आप खुद देखो, डी और ई के बीच में क्या हुआ है, ऐसा मैं लिखती हूँ, ए बी सी डी ई एफ सी, ऐसा ही हुआ है ना? हाँ है ना? अब ये सी और ये सी एक ही है.
अब देखो क्या हुआ है, सुनो सुनो, सपोज डिसऑनर हो जाता है ये प्रॉमिसरी नोट, सुन रहे हो क्या? अब क्या होगा? एफ कहता है अच्छा प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया है, सी आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट एनी प्रायर पार्टी, हाँ है ना? एफ इज फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सी क्योंकि सी इज अ प्रायर पार्टी। तो सी बोलता है रुक बेटा, तू मेरे अगेंस्ट केस फाइल करा है, मेरे लिए तो तू भी प्रायर पार्टी है, सी विल फाइल अ केस अगेंस्ट एफ। ऐसे करके ये चक्रव्यूह ऐसा है कि हर कोई पर्सन हर दूसरे पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए हमने कह दिया ऐसा अगर होता है इंटरमीडिएटरी पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएगी, सी बी एंड ए विल स्टिल बी लायबल। ऐसा इफेक्ट होता है नेगोशिएशन बैक का, ठीक है। नेक्स्ट, होल्डर फॉर वैल्यू and holder in due course, very 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 important. holder for value and holder in due course. होल्डर बनने के लिए 4 चीजों को आपको फुलफिल करना होता है। क्या तुम्हें याद है? पहली बात तो क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आपके पास पोजेशन होना है। आप होल्डर हो ना, होल्डर उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होल्ड करना पड़ेगा, तो क्या इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होना जरूरी है? पोजेशन तो जरूरी है, प्लस यू शुड ऑल्सो बी एंटाइटल्ड टू हैव दैट पोजेशन, दैट टू इन योर ओन नेम। और साथ ही साथ यू शुड बी एंटाइटल्ड to recover the amount on the negotiable instrument, तब माना जाएगा आप होल्डर हो। से फॉर एग्जाम्पल आपके बर्थडे के दिन पे मैंने आपको 10,000 रुपए का चेक दिया, क्या आप होल्डर हो या ना? क्या पोजेशन है आपके पास? आर यू एंटाइटल्ड टू द पोजेशन? आर यू एंटाइटल्ड टू द पोजेशन इन योर ओन नेम एंड कैन यू रिकवर दैट अमाउंट? तो क्या आप होल्डर हो? बट क्या आप होल्डर फॉर वैल्यू हो? हाँ या ना? जब मैंने आपको चेक गिफ्ट किया है, गिफ्ट समझता है, क्या आप होल्डर फॉर वैल्यू कहलाओ जाओगे? यू आर नॉट अ होल्डर फॉर वैल्यू। व्हाई नॉट? क्योंकि यहां पे क्या कंसिडरेशन प्रेजेंट है? नहीं। तो होल्डर फॉर वैल्यू बनने के लिए यू शुड बी अ होल्डर फॉर कंसिडरेशन। और होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए सबसे पहली बात, होल्डर तो बनना ही होगा, होल्डर फॉर वैल्यू भी बनना होगा, प्लस यू शुड एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट और चेक बिफोर मैच्योरिटी। एंड लास्टली, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आता है, क्या सारे के सारे पाप धुल जाते हैं? क्या इंस्ट्रूमेंट क्लीन और क्लियर हो जाता है? क्या वो सोने जैसे चमकने लग जाता है? इट स्टार्ट्स शाइनिंग लाइक गोल्ड। शाइन राइम्स विथ 9। सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स। हाँ या ना? तो अगर चार्ट नहीं, अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करना है तो बात कुछ ऐसी होगी। देखो, सबसे पहले क्या होगा? नहीं, बाहर वाले सर्कल में होल्डर, फिर यहां पे होल्डर फॉर वैल्यू, और यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या मैं ये कह सकती हूँ एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, बट एवरी होल्डर मे और मे नॉट बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? सही या गलत? एकदम सही होगा, हाँ या ना? ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देयर आर वेरियस प्रिविलेजेस दैट आर बीन गिवन टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। चाहे इंस्ट्रूमेंट में कंसिडरेशन एब्सेंट है, चाहे फॉर्जरी हुई है, चाहे कोई डिफेक्ट है, चाहे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट किया गया है, या चाहे कोई भी डिफेक्ट है, फिक्टिशियस ड्रॉअर है, फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। एवरी डिफेक्ट
हर कोई पाप क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जब ये इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आ जाएगा. हाँ या ना? बोलो. यस. तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू होल्डर, होल्डर फॉर वैल्यू एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. नेक्स्ट, क्रॉसिंग. क्रॉसिंग के कॉन्सेप्ट में आप क्या कर रहे हो? क्रॉसिंग, पहली बात तो मुझे बताओ, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए रेलेवेंट है? प्रॉमिसरी नोट एक ही के लिए, किसके लिए? चेक. यहाँ पे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यू आर गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंकर दैट द पेमेंट शुड नॉट बी मेड अक्रॉस द काउंटर. इट इज टू बी मेड ओनली, इट इज नॉट टू बी मेड अक्रॉस द काउंटर. ये इंफॉर्मेशन जो है क्रॉसिंग के तहत हमें मिलती है. क्रॉसिंग दो तरीके से हो सकता है. कौन से है ये दो तरीके? जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग के केस में मुझे बताइए, यहां पे पेमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या बैंकर को दिया जाएगा? ये बैंकर क्या कोई भी बैंकर हो सकता है. बट स्पेशल क्रॉसिंग में जो बैंक का नाम आपने स्पेसिफाई किया, क्या उसी स्पेसिफाइड बैंकर को पेमेंट किया जाएगा? अच्छा, कभी कभार क्रॉसिंग के साथ आप रिस्ट्रिक्शंस भी ऐड कर सकते हो. रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट अ थर्ड टाइप ऑफ क्रॉसिंग. ये बात आप समझ लो. दो तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अकाउंट पे ही एंड नॉट नेगोशिएबल. ये सेंटेंस मैं कह रही हूं, आप मुझे कहना सही है या गलत है. थ्रू अ नॉट नेगोशिएबल रिस्ट्रिक्शन, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड एनी मोर. करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. नॉट नेगोशिएबल, देखो, नेट नॉट नेगोशिएबल, फिर भी आप कह रहे हो नेगोशिएबल है. यस. एकदम बहुत फेमस कहावत है मराठी में, जसं दिसतं तसं नसतं. मतलब जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है. भले ही नाम नॉट नेगोशिएबल है, फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जा सकता है. तो क्यों नाम नॉट नेगोशिएबल है? क्योंकि ये जो नेगोशिएबिलिटी का सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज है कि टाइटल क्लियर हो जाता है. ये होल्डर को नहीं मिलता है इन केस ऑफ अ नॉट नेगोशिएटेड क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्शन. गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? अभी भी नेगोशिएबल है, बट अगर कोई डिफेक्ट है ना, वो कैरी फॉरवर्ड होगा. वो डिफेक्ट क्लीन एंड क्लियर नहीं होगा. मतलब नॉट नेगोशिएबल रिस्ट्रिक्शन में होल्डर इन ड्यू कोर्स का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है. Defects will be carried forward as they are on the instrument. Next, very important concept. Protection to paying banker. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंकर. ठीक है, वो भी करेंगे. मेरी बुक का पेज 115 है, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर. पेइंग बैंकर मतलब कौन सा बैंकर होता है? बोलो. ड्रॉई. हु सिंग ड्रॉर? फटका खाएगा. ड्रॉर तो इंसान होता है मेरे और आपके जैसा. पेइंग बैंकर इज द ड्रॉई. हु सिंग ड्रॉर? सीरियसली यार, आपका कुछ नहीं हो सकता है. पेइंग बैंकर इज द ड्रॉई बैंकर. इट इज द ड्रॉई इन केस ऑफ अ चेक. वो पर्सन है जो इंस्ट्रूमेंट पे पैसा दे रहा है, इसलिए तो नाम है ना पेइंग बैंकर. हाँ या ना? थोड़ा तो सूझबूझ इस्तेमाल कीजिए आपका. अब देखो, चेक्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं. एक तो ऑर्डर चेक हो सकता है, बेरर चेक हो सकता है, जनरली क्रॉस चेक हो सकता है, या स्पेशली क्रॉस चेक हो सकता है. अगर ये एक ऑर्डर चेक है, ऑर्डर चेक मतलब पेई का नाम लिखा है, हाँ है ना? मतलब ड्रॉई बैंकर को क्या ख्याल रखना है? जब आप पेमेंट कर रहे हो, उसी पर्सन को पेमेंट करना है जिस पर्सन का नाम लिखा है, तो इट विल बी प्रोटेक्टेड. हाँ है ना? अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है, उसी पर्सन को पेमेंट करना है जो इंस्ट्रूमेंट को पोजेस कर रहा है, बेयर कर रहा है. जनरल क्रॉसिंग है, पेमेंट बैंकर को ही करना है. स्पेशल क्रॉसिंग है,
पेमेंट उसी बैंकर को करना है जिसका नाम स्पेसिफाइड है, हाँ या ना? नेक्स्ट, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर, ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिंग बैंकर मतलब किसकी बैंकर? ड्रॉअर की बैंकर ड्रॉ ही होती है और वो पेइंग बैंकर होता है। कलेक्टिंग बैंकर, कलेक्टिंग कलेक्टिंग कलेक्टिंग, पेई की बैंकर को कहते हैं कलेक्टिंग बैंकर। अब कलेक्टिंग बैंकर को कब प्रोटेक्ट किया जाएगा? कलेक्टिंग बैंकर को तब प्रोटेक्ट किया जाएगा व्हेन इट हैज कलेक्टेड द पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। ये दोनों भी वर्ड्स की वर्ड्स है। इट विल बी प्रोटेक्टेड व्हेन इट हैज कलेक्टेड द पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। नेक्स्ट, बैंकर मस्ट एंड बैंकर मे रिफ्यूज अ चेक। ऐसा मालूम है? टू ऑनर अ चेक, मस्ट मतलब कंपल्सरी, एंड मे मतलब कर भी सकता है और ना भी कर सकता है। अब अगर देखा जाए कब मस्ट और कब मे, सपोज ये चेक है, ये डेट की जगह है, तो अब डेट, अनडेटेड चेक मस्ट डिसऑनर, आउटडेटेड स्टेल चेक मस्ट डिसऑनर, पोस्ट डेटेड चेक मस्ट डिसऑनर। यहां पे साइन होती है, साइन है ही नहीं, साइन मैच ही नहीं हो रही है, साइन में मटेरियल अल्टरेशन है, क्या चेक मस्ट बी डिसऑनर्ड? उसके साथ साथ अमाउंट रहता है, यहां पे अमाउंट वर्ड्स में और फिगर्स में अलग अलग है, क्या मस्ट डिसऑनर? यहां पे ड्रॉअर का नाम लिखा होता है ना, ड्रॉअर, ड्रॉअर जो है इन केस ऑफ डेथ, in case of insolvency or in case yes of unsound mind of the drawer, should the banker compulsorily dishonor the check? ये चेक आपको मिला है, आपके घर पे था, बट आपके घर के कुछ चूहों ने कमाल दिखा दिया इस चेक पे और ये चेक ऐसा हो गया, मतलब इट्स अ म्यूटिलेटेड चेक। ऐसे केस में should the banker dishonor the check? Yes, it has to compulsorily dishonor the check. तो यही है सारे कारण कि क्यों चेक को डिसऑनर किया जाना। स्टॉप पेमेंट किया है, आपने अकाउंट ही क्लोज कर दिया है, इंसॉल्वेंट ही हो गए, ड्रॉअर की डेथ ही हो गई, ड्रॉअर अनसाउंड माइंड का ही हो गया, ऐसे केस में चेक कंपल्सरी हैज टू गेट डिसऑनर्ड। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनसफिशिएंट फंड्स जब होते हैं, yes, very good, the banker may dishonor the check। वो must में नहीं आता है, वो may में आता है, ठीक है? नवंबर के बाद may बस वही नजर आ रहा है आपको। इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल टाइम। सुनो, इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे अटेम्प्ट में पूछा है, लेटली पूछा है मई 2014 के अटेम्प्ट में। यहां पे क्या हुआ है, दो चीजें हुई है। जब ड्रॉअर ने चेक इशू किया था, मैंने एग्जांपल दिया था अगर आपको याद है, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह का, बैंक ऑफ दिल्ली में आग लग जाती है, याद है क्या आपको? क्या हुआ है यहां पर, यहां पे क्या हुआ है सुनो ना, ड्रॉअर ने जब चेक इशू किया है ना, तब उसके पास सफिशिएंट बैलेंस था, बट पेई की गलती के वजह से या पेई के नेग्लिजेंस के वजह से पेई डिड नॉट प्रेजेंट द चेक विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, एंड इन द मीन टाइम द बैंक गॉट bankrupt, the bank got insolvent, the bank failed। ऐसे केस में ड्रॉअर की कोई गलती नहीं है, ड्रॉअर ने तो सही तरीके का चेक दिया था जब उसके पास सफिशिएंट बैलेंस था। गलती तो ये पे की है कि उसने रीजनेबल टाइम में चेक को प्रेजेंट नहीं किया है, इसके वजह से ये बेचारा ड्रॉअर भी तो फंस गया। क्योंकि देखो, अगर ड्रॉअर के अकाउंट में 10 लाख रुपए और ये चेक 6 लाख का है, अगर ये रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में ऑनर कर लेता चेक को,
10 में से 6 लाख चले जाते हैं और उसके अकाउंट में 4 लाख ही रहते हैं, और सपोज बैंक इंसॉल्वेंट हो गई है, ओनली 10 पैसे इज रिकवरेबल, तो इसको मिलते कितने? 40,000। बट बेचारे को अब कितने मिले? कितने मिले? ज्यादा मिले हैं। क्रेजी। ये 6 लाख रुपए तो आपने ऑनर कर दिए ना, ये 6 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे इसको, तो वो 6 लाख तो गए, और प्लस बाकी का जो बैंक में पैसा डूबा है वो तो डूबा ही है। यहाँ पे एटलीस्ट 10 में से 6 लाख तो चले गए ना आपके। सिर्फ इस अमाउंट को थोड़ी ना आप कैलकुलेट करोगे, आप दे दो मुझे आपका पैसा। समझ रहे हो या नहीं? अब ऐसे केस में इट इज द ड्रॉअर हु इज एक्चुअली सफरिंग द लॉसेस। द ड्रॉअर विल नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू मेक द पेमेंट टू दिस पर्टिकुलर पे। ठीक है। बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक। बाउंसिंग, यहां पे क्या हुआ है? बाउंस हुआ है चेक। कितने होशियार आप लोग, मतलब आपसे होशियार और कोई नहीं हो सकता, आप ही हो एक, बस तुम ही हो एक। ओपन करना है मुझे। फटाफट आई जस्ट गो थ्रू दी स्लाइड्स। ड्रॉअर ने होल्डर को चेक दिया है, और ये चेक किसके लिए दिया है? फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट दिया है। फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, मतलब कोई चैरिटी नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, देयर इज अ लीगली एनफोर्सेबल डेट। उसके साथ साथ होल्डर ने इस चेक को बैंक में प्रेजेंट कर दिया है। इट हैज प्रेजेंटेड द चेक विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वैलिडिटी के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर। 3 मंथ्स के बाद प्रेजेंट करते हो तो चेक स्टेल हो जाता है। स्टेल हो गया मतलब आउटडेटेड हो गया है, मतलब इट विल नॉट बी ऑनर्ड, इट मस्ट बी डिसऑनर्ड। फिर क्या हुआ है? बैंक ने नोटिस दी है कि चेक जो है वो रिटर्न हो गया है बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, एंड दिस नोटिस हैज टू बी गिवन विद इन द नेक्स्ट 30 days। फिर क्या हो जाता है? जब होल्डर को ये नोटिस मिलती है, फिर भी उसको ड्रॉअर को समय देना चाहिए और 15 दिनों का पेमेंट करने के लिए। 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर लिया तो फिर तो क्या बात है। 15 दिनों के अंदर अगर पेमेंट नहीं किया, ऐसे केस में यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट, गिविंग अ कंप्लेंट इन राइटिंग विद इन द नेक्स्ट 1 month। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अगेंस्ट द ड्रॉअर, ईदर फॉर जेल, फाइन और बोथ। जेल 2 सालों तक की हो सकती है, फाइन 2 times द अमाउंट ऑफ द चेक का हो सकता है, या तो कभी कभार दोनों भी हो सकता है। 2 चीजें याद रखने लायक है। पहली बात तो दिस चेक हैज टू बी इशूड फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द चेक शुड गेट डिसऑनर्ड ईदर फॉर इनसफिशिएंट बैलेंस, स्टॉप पेमेंट, और ड्रॉअर इज नॉट अलाउिंग द पेई टू प्रेजेंट द चेक। बस ये 3 कंडीशंस कवर हुए और लीगली एनफोर्सेबल डेट है, तो ये सेक्शन नंबर 138 के अंदर आप कवर कर पाओगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम दीज बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 138। मटीरियल अल्ट्रेशन। मटीरियल मतलब समझता है ये शब्द का मतलब क्या है? मटीरियल मतलब सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि कब माना जाएगा कि सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है? पहली बात तो सिग्निफिकेंट चेंज तब माना जाता है जब लीगल इफेक्ट चेंज होता है। लीगल इफेक्ट जब चेंज होता है तब माना जाएगा मटीरियल अल्ट्रेशन है। अदरवाइज द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज हैज चेंज, तब माना जाएगा कि मटीरियल अल्ट्रेशन हुआ है। जब कभी भी मटीरियल अल्ट्रेशन होता है, एवरी पार्टी who has not given consent to the material alteration will be discharged on that negotiable instrument। हाँ या ना? yes। एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस में बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो एक्सेप्टेंस जो है इट हैज टू बी इन राइटिंग, ओरल एक्सेप्टेंस इज नॉट अलाउड, प्लस इट शुड बी साइंड। जब आप साइन करते हो यू मे और मे नॉट यूज द वर्ड एक्सेप्टेड, बट सिग्नेचर होना जरूरी है। यू हैव टू एक्सेप्ट
on the bill, on the face of that particular bill of exchange. Acceptance का concept सिर्फ bill of exchange के लिए ही relevant है. ये acceptance general भी हो सकता है और ये acceptance qualified भी हो सकता है. वापस से जब promissory note बनाए हो, जब bill of exchange बनाए हो, order unqualified होता है, but acceptance qualified हो सकता है. कुछ amount के लिए accept किया है, कुछ स्पेसिफिक प्लेस दिए एक्सेप्टेंस की, तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस चलता है. टाइम जो है वो बढ़ाया है या घटाया है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज अलाउड. बट इफ देयर इज अ पार्टी हु इज नॉट गिविंग द कंसेंट टू दिस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मे ट्रीट द बिल टू बी डिसऑनर्ड. आप अगर चाहते हो उस बिल को डिसऑनर्ड ट्रीट कर सकते हो और पैसे क्लेम कर सकते हो. And acceptance has to be done within 48 hours. Fine. 48 hours के अंदर accept नहीं हुआ तो माना जाएगा bill dishonor हो गया है due to non-acceptance. बस 2-3 कॉन्सेप्ट फिर हो गया, 5 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं. Acceptance of bill drawn in fictitious name. यहां पे क्या हुआ है? क्या हुआ है यहां पे? फ्रॉड. फिक्टिशियस मतलब समझता है काल्पनिक, इमेजिनरी. यहां पे क्या हुआ है माय डियर फ्रेंड्स? देयर इज अ बिल दैट इज बीन ड्रॉन इन द नेम ऑफ अ फिक्टिशियस ड्रॉई. है ही नहीं कोई ड्रॉई ऐसा. एंथनी गोन्साल्विस, बस ड्रॉ कर दिया. कौन एंथनी गोन्साल्विस? किसी को नहीं पता है. ऐसे केस में जरूर फिक्टिशियस ड्रॉई है. बट इफ दिस बिल lands in the hands of a holder in due course, the holder in due course will still have all the rights to recover the amount on this particular bill of exchange. If not, obviously from the drawee, he can recover the amount from the drawer. यही है concept relating to a fictitious bill of exchange. ये जो concept है ना, अगले दो, drawee in case of need and acceptance for honor. नवंबर 2014 के अटेम्प्ट में 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछा गया था दोनों के ऊपर. तो 8 मार्क का क्वेश्चन था नवंबर 2014. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर. नाम में ही लिखा है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. यहां पे क्या हो रहा है? जब बिल बनता ही है ना, तब हम एक पर्सन का नाम लिखते हैं और इस पर्सन का नाम जो है उसे कहा जाता है एज द पर्सन हु इज द ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. तो कल जाके अगर ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है, ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्या होगा? पे जो है वो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास जाएगा और उससे ये बिल का पेमेंट जो है वो मांगेगा, मतलब बिल को एक्सचेंज करवाने के लिए कहेगा. बिल तब तक डिसऑनर नहीं होता है जब तक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मना नहीं करता है. अगर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड ने एक्सेप्ट कर लिया, बिल विल बी एन ऑनर्ड बिल. पहले हम एक्चुअल ओरिजिनल ड्रॉई के पास जाएंगे. ओरिजिनल ड्रॉई डिनाई करे तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास जाएंगे. ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी मना करे तो हम मानेंगे दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर ऑफ ड्रॉअर. कभी कभार आप ड्रॉअर के इज्जत बचाने के लिए, उसके ऑनर के लिए आप क्या कर देते हो? बिल का जो है वो पेमेंट कर लेते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो इस बिल को पेमेंट देना. बट देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर फॉर ऑनर, उस पॉइंट पे आओ. तो acceptor for honor will be liable to pay the amount on the bill if the drawee does not pay it on maturity. तो पहले तो आप ड्रॉई के पास जाओगे, ड्रॉई पे नहीं करे तो फिर आप ये एक्सेप्टर फॉर ऑनर के पास जाओगे. बस यही ये बात है. एक है लास्ट, पेमेंट फॉर ऑनर. The person who pays a bill of exchange for the honor of another person is known as a payee for honor. हाँ या ना? अब डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटिंग प्रोटेस्टिंग भी नहीं है, डिस्चार्ज भी नहीं है ऑफ पार्टीज एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. हुंडीज तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मत पढ़ना ये कॉन्सेप्ट. अभी ये समय है ही नहीं हुंडीज का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए. एक बार आपने रिवीजन के वक्त पढ़ लिया होगा क्लास खत्म होने के बाद,
but abhi don't give time to this particular concept of hundis. So we are also done, my dear friends, with the Negotiable Instruments Act. Please clap hands for yourselves. Get connected with me through Facebook. वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या मेल मुझे ड्रॉप कर सकते हो. आपका रिप्लाई जो मैं एटलीस्ट कोशिश करूँगी कि 48 आवर्स के अंदर आपको दे दूँ. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. आपके पेपर के बाद मुझे ज़रूर कॉल करना या मैसेज करना, अगर हो सके तो मुझसे ज़रूर मिलने भी आना कि कैसा आपका पेपर था. जो भी है हम लोग चर्चा करेंगे, है ना. चलो, सो धन्यवाद, मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.